फ्रिक्शन की अगर हम बात करें, इट इज द फोर्स विच ऑलवेज एक्सर्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन एक वो फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अप्लाई होता है, दैट इज नोन एज फ्रिक्शन। मीन्स हम फ्रिक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? घर्षण। दैट इज Yes, ऑल्सो sir. नोन एज घर्षण। मैं सिंपली बोल रहा हूं फ्रिक्शन, या इसको बोल सकते हैं हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या क्या बोल सकते हैं इसको? फ्रिक्शनल फोर्स। तीनों का मतलब एक ही है। तीनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर? फ्रिक्शनल फोर्स को, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शन, तीनों का मतलब क्या है यहाँ पर? सेम आता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन सबको समझ में आई? द फोर्स विच Yes, sir. ऑलवेज एक्सर्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे ही हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इस डायरेक्शन के अंदर मोशन कर रहा है, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है? एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। वो किसी की वजह से भी अप्लाई हो सकता है, जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है, सरफेस की वजह से, एयर की वजह से, दैट इज वाटर की वजह से। अगर वाटर में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है। इसका आप कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे सपोज करो आपने एक बॉल को किक मारी, हमारे पास एक बॉल है और हमने क्या किया? उसको किक मारी। जैसी बॉल को किक मारी, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि बॉल का मोशन शुरू हो गया। यहाँ पर बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं हम कि ये बॉल कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद यहां जाकर रुक गई। अब वो बॉल रुकी क्यों है भाई? इस बॉल पर कोई ना कोई तो फोर्स अप्लाई हुआ है। कहां से? Yes, sir. अपोजिट डायरेक्शन से। कहां Yes. से फोर्स अप्लाई हुआ है? अपोजिट डायरेक्शन से, विच Opposite direction. कॉन्टिन्यूसली अपोज द मोशन ऑफ दिस बॉल, जो हमेशा लगातार इस बॉल के मोशन को क्या कर रहा है? रोक रहा है, अपोज कर रहा है। और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब बॉल बिल्कुल लास्ट में रुक जाएगी, मींस कि जो उसकी स्पीड है वो क्या हो जाएगी? बिल्कुल जीरो हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है? वो सरफेस की वजह से, कि बॉल सर वो जिस बॉल रुक सरफेस तो गई। पर मूव कर रही है। हाँ, वही बता रहा हूं, वो बॉल जिस सरफेस पर मूव कर रही है, वो सरफेस उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। जमीन पर जब वो बॉल मूव कर रही है ग्राउंड पर, तो ग्राउंड क्या कर रही है? उसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है। आपने साइकिल, जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, तो जब तक आप पेडलिंग कर रहे हैं उसके ऊपर, पेडलिंग करते जा रहे हैं तो साइकिल चलती जा रही है। जैसे ही आपने पेडलिंग करना बंद कर दिया, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? कुछ देर बाद साइकिल की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी और लास्ट में साइकिल रुक जाएगी, Yes, अगर sir. हमने पेडलिंग नहीं। उसका रीजन क्या हुआ? कि कहीं ना कहीं से एक अपोजिट डायरेक्शन से उस साइकिल के ऊपर फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स क्या कर रहा है? साइकिल की स्पीड को कॉन्टिन्यूसली रिड्यूस कर रहा है, कम करता जा रहा है, और लास्ट में वो साइकिल रुक जाएगी, क्योंकि वो फोर्स क्या हो जाएगा? उसके ऊपर हैवी हो जाता है। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको? Yes, sir. फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। इसी फोर्स को क्या बोलते हैं हम? फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, जो हमेशा कहां से लगता है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट साइड से लगता है। अब इसी के अंदर क्या आता है? कॉज, कॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का कारण क्या है? व्हाट आर द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? तो फ्रिक्शन क्यों होता है, मैं पहले इसको लिख देता हूं। ड्यू टू इंटरलॉकिंग between the roughness, interlocking between the roughness of two surfaces। ये जो फ्रिक्शन है, दो सरफेसिस की जो रफनेस है उसकी इंटरलॉकिंग की वजह से फ्रिक्शन फोर्स होता है। देखो, जो सरफेस एक्चुअली में हमें स्मूथ लगता है, उस सरफेस में काफी सारी रफनेस प्रेजेंट होती है। इट ओनली अपीयर्स टू बी स्मूथ, बट देयर आर लॉट ऑफ रफनेस इज प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस। मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ इसका, बोर्ड का। ये बोर्ड देखने में हमें बहुत स्मूथ लग रहा है, बिल्कुल स्मूथ लग रहा है बोर्ड, बट Yes. क्या इसमें रफनेस नहीं है? है, इसमें भी बहुत सारी Yes, sir. रफनेस है, जिसकी वजह से ये जो मैं मार्कर से लिख रहा हूं, इसकी इंक क्या हो रही है? इस रफनेस के अंदर ये इंक ट्रैप हो रही है।
कि जो भी हम लिख रहे हैं वो हमें विजिबल क्यों रहे हैं, क्योंकि उस रफनेस के अंदर ही इंक के पार्टिकल फिल होते जा रहे हैं और वो उसी की वजह से हम बोर्ड के ऊपर लिखवा रहे हैं। तो जो चीज हमें स्मूथ नजर आती है उसमें भी काफी सारी रफनेस प्रेजेंट होती है बेटा, जिसकी वजह से किसका कारण बनती है, वो फ्रिक्शन का कारण बनती है। अब जैसे सपोज करो फ्रिक्शन को मैं अगर आपसे टाइप पूछूं, अनमोल फ्रिक्शन फोर्स कौन से टाइप का फोर्स है बेटा? अनमोल, अनमोल आवाज आ रही है आपको? आज से मैं बेटा नेम नोट कर रहा हूं यहां पर कि जिस भी बच्चे का कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा उस बच्चे के घर पर कॉल होगी, ठीक है? तो यहाँ पर जो भी लिस्ट बनेगी नेम की, उनके घर पर आज कॉल जाएगी उनके पेरेंट्स से इंटरेक्ट करने के लिए कि आप लोग क्लास ले रहे हैं या क्लास में बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। कुछ बच्चे क्लास में ऑनलाइन आने के बाद उसको स्किप करके और वहां पर गेम खेलना शुरू कर देते हैं। ऐसी भी कंप्लेंट मिली है। तो बेटा ये आपका लॉस है, ऐसा मत कीजिए। आप प्रॉपर क्लास में अटेंशन के साथ रहिए ताकि जो भी टॉपिक आपको समझाया जा रहा है वो आपको समझ में आ सके अच्छे से। सर हम बताएं? वंशिका, वेट, वंशिका, वंशिका, वंशिका आवाज आ रही है आपको? Sir, can I tell? वेट, वेट, प्रिया, प्रिया, प्रिया आपको आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। सर हम बताएं? बेटा ये कौन से टाइप का फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स? सर फ्रिक्शन फोर्स। यस, फ्रिक्शन फोर्स कौन से टाइप का फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? सर मेरा आइटोल। सर क्या? सर मेरा फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है प्रिया? ओके सर। सर हमने क्लासेस अटेंड नहीं की थी पिछली बार भी, बहुत कम अटेंड की थी तो एग्जाम बेटा से ये पहले तो भी। क्यों बेटा? सर नेटवर्क इशू रहता था पिछली बार हमारे फोन, फिर इस बार बेटा आपने तो एग्जाम के बाद मेरी, नहीं हो। आई थिंक आपने सारी क्लासेस अटेंड की थी, मैं आपको क्लास में देखता हूँ सर फिजिक्स की। बहुत तो कम करते थे, बीच में हम बहुत बार कांटेक्ट भी करते थे कि क्लासेस नेटवर्क अटेंड नहीं होता, मतलब नेटवर्क इशू रह जाता था, फिर हम रिकॉर्डिंग्स देखते थे। हाँ तो रिकॉर्डिंग्स के अंदर तो पढ़ा होगा ना कौन से टाइप का फोर्स है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है? सर नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सर मैं आइटल। सर मैं आइटल। सर मैं आइटल। गार्गी, वेट, सर कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, वेरी गुड। फ्रिक्शन फोर्स कौन सा फोर्स है? एक कॉन्टैक्ट फोर्स। क्यों है कॉन्टैक्ट फोर्स? क्योंकि जब तक दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो उनके सरफेस हैं उनके बीच में कांटेक्ट नहीं होगा तब तक फ्रिक्शन फोर्स प्ले के अंदर नहीं आएगा। फ्रिक्शन का कारण क्या होता है कि जैसे सपोज करो एक ये सरफेस है, ये इसकी रफनेस है, एक दूसरा सरफेस है, ऑब्जेक्ट है जो इसके ऊपर मूव करेगा, ये उसकी रफनेस है। तो इन दोनों की रफनेस के अंदर इंटरलॉकिंग हो जाती है। जब एक सरफेस दूसरे पर मूव करता है तो क्या होता है, ऐसे ऐसे इंटरलॉक हो जाते हैं ये सरफेस, जो रफनेस से आपस में ऐसे बंद हो जाती है। अब इंटरलॉकिंग होने की वजह से क्या होता है, उनके बीच में फ्रिक्शन होता है। यस। इंटरलॉकिंग की वजह से क्या होता है, उनके बीच में फ्रिक्शन होता है। सो वी कैन से दैट फ्रिक्शन फोर्स इज सिंपली ड्यू टू द इंटरलॉकिंग बिटवीन द टू सरफेसेस या इंटरलॉकिंग बिटवीन द रफनेस ऑफ टू सरफेसेस। दो सरफेसेस की जो रफनेस है, हाँ, उनकी इंटरलॉकिंग होती है जिसकी वजह से फ्रिक्शन होता है। जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। जितना ज्यादा स्मूथ सरफेस होगा उतना ही कम फ्रिक्शन होगा। ये दोनों पॉइंट याद रखना। तो आप इससे कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो फ्रिक्शन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रफनेस ऑफ सरफेस। सर प्लीज रिपीट दिस इसके पॉइंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रिक्शनल या फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रफनेस ऑफ द सरफेस। जितना ज्यादा सरफेस रफ है उतनी ही ज्यादा फ्रिक्शन होगी, और जितनी कम रफनेस है उतनी ही कम क्या होगी बेटा, फ्रिक्शन।
समझ में आया? ठीक है। यस सर। फ्रिक्शन फोर्स की अगर आपसे यूनिट पूछी जाए कि यूनिट क्या होती है, तो क्या होगी? न्यूटन। क्या होगी? न्यूटन, क्योंकि फ्रिक्शन भी क्या है? एक फोर्स है, और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। तो फ्रिक्शनल यस फोर्स सर। की यूनिट भी क्या होगी बेटा? न्यूटन। इसको मेजर किससे करते हैं हम? स्प्रिंग बैलेंस से। बेटा ये माइक ऑफ करो, किसका ऑन है माइक? फ्रिक्शन को किससे ऑब्जर्व मेजर करते हैं हम? स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस इज द डिवाइस which is used to measure the frictional force. क्लियर? अब इसी के अंदर आता है कि फैक्टर कौन कौन से हैं जिसपे ये फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड। या इसको सिंपली लिख सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्या आता है बेटा? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या आता है? नेचर ऑफ सरफेस एरिया। जिस पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा किस पे डिपेंड करता है? ये नेचर ऑफ द सरफेस। इसको हम वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट को ये भी लिख सकते हैं, फोर्स विद विच टू ऑब्जेक्ट प्रेस्ड। और ये नेचर ऑफ द सरफेस को क्या लिख सकते हैं? नेचर ऑफ द टू सरफेसेस लिख सकते हैं, क्योंकि दो सरफेस होंगे। एक सरफेस ये होगा और दूसरा सरफेस उस ऑब्जेक्ट का होगा जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव कर रहा है। दोनों ऑब्जेक्ट के सरफेस है। फर्स्ट सरफेस ये हो गया और दूसरा सरफेस ये हो गया। पहले इस पॉइंट को समझो। फोर्स विद विच टू ऑब्जेक्ट प्रेस्ड। देखो, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करता है तो जितना इस ऑब्जेक्ट का वेट है वो उतना इसके ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। समझ में आया? जैसे ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर चलेगा तो जितना इस ऑब्जेक्ट का वेट है उतना वो क्या लगाएगा? इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? फोर्स। तो उसको हम वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, और ये बोल सकते हैं कि जिस फोर्स के साथ दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं, ये प्रेस कर रहे हैं दोनों, और वो प्रेस कब कर रहे हैं? जितना इसका वेट और इसका वेट है, ये दोनों आपस में प्रेस कर रहे हैं। तो एक तो डिपेंड करता है कि फोर्स विद विच टू ऑब्जेक्ट प्रेस, जिस फोर्स से दो ऑब्जेक्ट प्रेस कर रहे हैं, इसके क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा फोर्स होगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में उतना ही ज्यादा क्या होगा? फ्रिक्शन। भाई अगर फोर्स ज्यादा हुआ तो ऑब्जेक्ट इसके ऊपर मूव नहीं कर पा रहा, और अगर फोर्स कम हुआ तो ऑब्जेक्ट इजीली मूव कर पा रहे हैं। समझ रहे हो आप? समझ में आ रहा है बेटा? नो सर मतलब जितना ज्यादा प्रेशर होगा उससे इंटरलॉकिंग खुल नहीं पाएगी जल्दी से। ज्यादा होगी, इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी जितना ज्यादा ऊपर से प्रेस करेगा फोर्स। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ आपको, सबसे कॉमन एग्जांपल। आपके पास एक तो क्या है, ये जैसे सरफेस है, ठीक है, ये ग्राउंड सरफेस, ये आप मेरी जमीन है जैसे, हमने इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड शीट रखा, गत्ते का डब्बा रखा, ठीक है, और दूसरा हमारे पास वही सरफेस ये है और इसके ऊपर हमने एक लोहे का ट्रंक रख दिया। लोहे का क्या रख दिया? ट्रंक। ये कार्डबोर्ड है और ये ट्रंक है, आयरन ट्रंक। आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप दोनों में से किसको आराम से इजीली मूव करवा सकते हो? सर कार्डबोर्ड। सर कार्डबोर्ड। सर कार्डबोर्ड को। हाँ, क्यों? क्योंकि कार्डबोर्ड का जो वेट है वो बहुत कम है, हल्का सा होता है। तो जब वेट कम होगा तो वो नीचे वाले सरफेस पर जो फोर्स लगाएगा वो भी कम फोर्स लगेगा, वो भी कम लगेगा ना। और अगर फोर्स कम लगेगा तो फ्रिक्शन भी क्या होगा? कम होगा। और फ्रिक्शन कम होगा तो ऑब्जेक्ट इजीली क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। दूसरी साइड लोहे के ट्रंक की बात करें तो इसका जो वजन है वो बहुत ज्यादा है। जितना ज्यादा वजन होगा उतना ही सरफेस पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। कार्डबोर्ड शीट के कंपैरिजन में
जो ये ट्रंक फोर्स लगा रहा है वो क्या लगा रहा है, बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा है सरफेस पर। जब फोर्स ज्यादा लगेगा तो इंटरलॉकिंग भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इंटरलॉकिंग भी क्या होगी उसकी, ज्यादा होगी। और इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन इंक्रीज हो गया, फ्रिक्शन इंक्रीज होगा तो मोशन क्या हो जाएगा उसका, स्लो हो जाएगा। अब समझ में आया बेटा, क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो फर्स्ट कंसेप्ट था इसका, फोर्स विद विच टू ऑब्जेक्ट प्रेस। जिस फोर्स के साथ दो ऑब्जेक्ट प्रेस करते हैं तो फ्रिक्शन उस पर डिपेंड करता है। जितने ज्यादा फोर्स के साथ प्रेस करेंगे उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, जितने कम फोर्स के साथ प्रेस करेंगे उतना ही कम क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। दूसरा आता है नेचर ऑफ द टू सरफेस। दोनों सरफेस कैसे हैं, अगर दोनों सरफेस रफ है, कैसे है, रफ है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन होगा। और दूसरा, अगर दोनों के सरफेस कैसे हैं, स्मूथ, तो मिनिमम फ्रिक्शन होगा। तो क्या होगा, मिनिमम फ्रिक्शन। अब देखो रफ सरफेस की बात करते हैं। एक तो रूम में फर्श पे टाइल डली हुई है, ठीक है, और दूसरा एक रूम के अंदर सीमेंट का फर्श डला हुआ है जिसपे काफी सारे खुरदरापन हो रहा है, टूटा टूटा फर्श है जगह जगह से। तो जिसमें ज्यादा रफनेस है, मतलब जो सीमेंट का फर्श है उसके ऊपर आप इजीली किसी चीज को मूव करवा सकते हो या टाइल वाले फर्श पर मूव करवा सकते हो, बोलो? सर टाइल वाले पर। टाइल वाले फर्श पर मूव करवा सकते हैं। क्यों करवा सकते हैं, क्योंकि जो उसका सरफेस है वो बहुत स्मूथ है, और सरफेस स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, उसके अंदर कम होगा। फ्रिक्शन कम हुआ तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो क्या हो जाता है, फास्ट मोशन हो जाएगा, फास्ट। और दूसरी बात अगर हम सीमेंटेड फर्श की करें तो उसमें रफनेस बहुत ज्यादा है। रफनेस फ्रिक्शन ज्यादा ज्यादा होगी तो होगा। इंटरलॉकिंग होगी, हाँ, फ्रिक्शन ज्यादा होगा जिससे ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाता। अब आप एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैरम खेल रहे हैं हम, हमने कैरम को काफी टाइम बाद निकाला और हमने उसको डायरेक्ट खेलना शुरू किया, तो क्या जो हमारा स्ट्राइकर है वो स्पीडली मूव कर पाएगा सरफेस पे? नो सर, सर उस पर पाउडर नहीं कर डालना पाएगा। पड़ता है। क्यों? उसका सरफेस, हाँ, उसका सरफेस बहुत रफ है, उस पे मिट्टी भी है, डस्ट पार्टिकल भी है, और जो प्लाईवुड है उसके बीच में रफनेस आई हुई है जिससे स्ट्राइकर मूव नहीं कर पाता। अब हम क्या करते हैं, जैसे उसको सफाई करते हैं उसके बाद पहले हम उस पर पाउडर डालते हैं, टेल्कम पाउडर। वो टेल्कम पाउडर क्या है, जितनी भी उस प्लाईबोर्ड के बीच में रफनेस थी उस रफनेस को फिल कर देता है, फिल कर देता है। और जैसे ही प्लाईबोर्ड की रफनेस फिल हो गई, अब वो सरफेस कैसा हो गया, पूरा का पूरा स्मूथ सरफेस हो गया। जितना स्मूथ सरफेस होगा स्ट्राइकर उतनी ही स्पीड से मूव करेगा जब हम उसके ऊपर चलाएंगे। क्लियर हुआ, समझ में आया बेटा? यस सर, यस सर। तो ये दोनों फैक्टर याद रखना। एक तो मैंने आपको बताया नेचर ऑफ द टू सरफेसेस। टू सरफेसेस क्यों बोले हैं, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा ही दो सरफेस के बीच में होता है। कौन कौन से? एक तो वो जिस पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और दूसरा सरफेस उस ऑब्जेक्ट का जो मूव कर रहा है, ठीक है। और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, जिस फोर्स के साथ दोनों सरफेस या दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं। द फोर्स विद विच टू ऑब्जेक्ट प्रेस, जिस फोर्स के साथ दो ऑब्जेक्ट प्रेस हो रहे हैं, कंबाइन मतलब आपस में कंप्रेस हो रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, वेट भी बोलते हैं ऑब्जेक्ट का। और उस पर क्या डिपेंड करता है बेटा, फ्रिक्शन डिपेंड करता है। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। ओके, अब इसके अंदर आता है हमारा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। Types of friction. There are three types of friction basically. First one आता है static friction. इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ, डिटेल के साथ हम इसको कल पढ़ेंगे। आज मैं पहले सारा इसका ब्रीफ डिस्कशन बता देता हूँ आपको सिंपली कि इसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है, समराइज करके।
दूसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और तीसरा होता है इसके अंदर रोलिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। वेरी गुड। पहला स्टैटिक, दूसरा स्लाइडिंग और तीसरा रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करने की कोशिश करता है, टेंड्स टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन दैट इज कंसीडर्ड एज द स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे कि ये हमारे पास एक सरफेस है, प्लेन सरफेस, हमने इसके ऊपर एक बॉक्स रख रखा है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, इस बॉक्स के सरफेस में और नीचे के सरफेस में, इन दोनों का सरफेस आपस में इंटरलॉक है। यस और सर। जब ये सरफेस आपस में इंटरलॉक है, तो क्या ये जो बॉक्स है ये अपने आप मूव कर पाएगा? बोलो। नो सर। नो सर। नो सर। क्योंकि इनके बीच में इंटरलॉकिंग है, और इंटरलॉकिंग से दोनों के बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। फ्रिक्शन। इसको मूव करवाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स। वी हैव टू अप्लाई द फोर्स टू मूव दिस ऑब्जेक्ट। और वो फोर्स जो है वो किससे ज्यादा होना चाहिए? जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो फोर्स किससे ज्यादा होना चाहिए? इस फ्रिक्शनल सर, इसके फोर्स, ये फोर्स दोनों से फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा। फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। हाँ, सर फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा। will be, this force will be greater than the frictional force। फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होना चाहिए, तभी हम इस फ्रिक्शन के ऊपर ओवरकम का मतलब होता है उसके ऊपर हैवी होना, ओवरकम किया जा सकता है, और जिससे वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करना शुरू करता है। समझ में आया? इसके जो पॉइंट्स है और वो हम कल एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड देखते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइड का मतलब क्या होता है, जैसे अब एक सरफेस आ गया और हमने अब इस बॉक्स को इस सरफेस पे रख दिया, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम इसके ऊपर थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे, देखो फ्रिक्शन तो यहाँ भी हो रहा है, बट हम Yes. इसके ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे ना, तो ये बॉक्स क्या होगा, स्लाइड करना शुरू कर जाएगा। यस। स्लाइड का मतलब होता है फिसलना, ये इसके ऊपर स्लाइड करना शुरू कर जाएगा। तो ये बताओ मुझे, क्या हमें फर्स्ट के केस में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा या सेकंड के केस में? सर फर्स्ट के। सर फर्स्ट के। फर्स्ट में। सेकंड में हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि कम फोर्स लगाते के साथ ही ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू कर देगा और वो नीचे पहुंच जाएगा। तो इसलिए क्या कहते हैं सर, उसमें कि जो फ्रिक्शन कम स्लाइडिंग क्यों फ्रिक्शन होता होता है, हाँ बेटा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम क्यों होता है? क्योंकि जो इसका सरफेस है वो, उसमें फ्रिक्शन कम होता है, मींस सरफेस के बीच में जो इंटरलॉकिंग है वो वीक हो जाती है। एक तो हमने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे रख रखा है सिंपली, और एक हमने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दिया, तो मार्कर नीचे कौन से केस में जाएगा, ऐसे जल्दी जाएगा, और अगर ऐसे रख रखा है तो सीधा रखा है। जैसे इसको ऐसे करेंगे तो मार्कर नीचे जाना शुरू हो गया ना, क्योंकि इंटरलॉकिंग वीक हो जाती है। सर, मतलब वीक होता है और थोड़ा सा फोर्स लगाते ही वो टूट जाती है। हाँ बिल्कुल, इंटरलॉकिंग जो है वो वीक होती है, और जैसे हम थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हैं वो ब्रेक डाउन होती चली जाती है और ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है। ठीक है। Yes. किसका आता है इसके अंदर? रोलिंग। रोलिंग के अंदर भी क्या होता है, जैसे ये सरफेस है, इसमें ऑब्जेक्ट रोल करता है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या करता है, सर रोल करता है। एग्जांपल बोल। हाँ देख, सर बोल जैसे बॉल हो एग्जांपल। गई, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सुनो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपके पास आपकी नोटबुक है, आप उस नोटबुक को बेंच पे रख के ऐसे चला रहे हो, तो आपको थोड़ा फोर्स लगाना पड़ रहा है ज्यादा। अब आपने Yes. क्या किया, नोटबुक के नीचे 2-3 पेन लगा दिए, ठीक है, और आप उस नोटबुक को हल्का सा भी स्लाइड करते हैं तो पेन नीचे से रोल करते हैं और नोटबुक आगे चली जाती है। यस सर। ठीक है, तो वो किसका केस बन गया, वो रोलिंग फ्रिक्शन का केस बन गया। इसका रीजन ये सबसे कम होता है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर जो सरफेस का कांटेक्ट होता है वो बहुत स्मॉल होता है, बहुत कम होता है। बहुत कम। हाँ कम कांटेक्ट होता है। स्टैटिक में सबसे ज्यादा कांटेक्ट होता सर है, स्लाइडिंग से भी ज्यादा। इसके अंदर स्लाइडिंग से भी कम रोलिंग के अंदर। ओके सर। और इसलिए जो रोलिंग फ्रिक्शन है, इट इज लेस देन द
स्लाइडिंग फ्रिक्शन एज वेल एज स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर आपसे पूछ रहे सबसे कम फ्रिक्शन किस में होता है तो आप क्या बताओगे? रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर। रोलिंग इसीलिए रोलिंग फ्रिक्शन का यूज किस में किया जाता है? किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए। जो व्हील्स बनाए जाते हैं ना बाइक में, बस में, जो व्हील लगाए जाते हैं वो रोलिंग के ऊपर ही काम करते हैं, क्योंकि वो रोल कर रहे हैं और एक हैवी ऑब्जेक्ट को अपने ऊपर मूव करवा रहे हैं। समझ में आया भाई? एक तो सपोज करो पूरी बस है और वो बस क्या कर रही है? स्लाइड होके चल रही है, स्लाइड होके, ठीक है, तो उसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब बस के नीचे क्या लगा दिए? टायर लगा दिए। अब ये टायर मूव कर रहे हैं तो हैवी बस मूव कर पा रही इजिली, क्योंकि सरफेस एरिया क्या हो गया? कम। और सरफेस एरिया अगर कम होगा तो इंटरलॉकिंग भी कम होगी। इंटरलॉकिंग कम होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। समझ में आया? यस समझ में आया बेटा? किसी को कोई डाउट? नो सर। बोलो। सर, ब्रीफ में आप कल डिस्कस करोगे? हाँ, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ताकि क्योंकि बेटा आज ना टाइम ओवर हो जाएगा क्लास का। आपकी क्लास कितने बजे तक है बेटा? ये सर 5 मिनट बचती है। सर 10:55। ये सर 5 मिनट रह रही है सर, 4 मिनट रह रही है 10:55 4। तक। हाँ, इसीलिए मैंने अब इसको कंप्लीट नहीं करवा पा रहा हूँ आज, क्योंकि फिर अगर हम इसको कंप्लीट करेंगे तो पॉइंट्स रह जाएंगे। कल इन तीनों को ही मैं दोबारा से स्टार्ट करवाऊंगा। तो उससे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपको ये टॉपिक समझाया गया है बेटा, इसको एक तो अच्छे से रीड करना है। जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है उसमें से टॉपिक को रीड करना है। और सेकंड थिंग, इस चैप्टर के मैंने आपको नोट्स सेंड किए हैं अभी तक या नहीं किए? सर नो नहीं किया नो अभी तक। सर। नो नहीं किए। ओके, इस चैप्टर के मैं आपको नोट्स भी सेंड करूंगा आज। और यहाँ से पहले तक, मतलब जो 11 चैप्टर था, क्या वहां तक की नोटबुक सभी बच्चों की कंप्लीट हो गई है बेटा? यस सर। यस यस सर। सर हो गई। हाँ बेटा, नोट कंप्लीट रखना, क्योंकि आपके भी एग्जाम में भी हो सकता है शायद दिसंबर में फर्स्ट टर्म के एग्जाम, जैसे 9th और 12th के एग्जाम जो नवंबर और दिसंबर में होंगे, फर्स्ट टर्म के 2 टर्म एग्जाम होंगे, तो हो सकता है आपके भी एग्जाम चलते। ठीक है, तो जो भी आपको टॉपिक करवाया जा रहा है उसको टाइम टू टाइम करो। ठीक है सर जो आपने करवाया था इनमें से एक क्वेश्चन, इनमें से एक क्वेश्चन जो जरूर एग्जाम, माइक ऑफ करो अपने अपने। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन हो, स्लाइडिंग की हो या रोलिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन, और कौन सा फ्रिक्शन ज्यादा होता है, कौन सा फ्रिक्शन कम होता है। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक है वो है फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शंस, कि फ्रिक्शन की क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानि है। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल, की जरूरी भी है बट उससे हमारी चीजें खराब भी होती है। एडवांटेजेस की बात करें तो फ्रिक्शन की वजह से ही हम चल सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, और जो व्हीकल चल रहे हैं रोड पर वो फ्रिक्शन की वजह से ही चल पा रहे हैं। हम नोटबुक में, बोर्ड पे जो लिख रहे हैं वो फ्रिक्शन की वजह से ही लिख पाते हैं। कोई कील अगर हम दीवार में लगा रहे हैं तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही लगा पा रहे हैं। ये सभी की सभी एप्लीकेशन। सर मतलब अगर फ्रिक्शन ही ना हो, बिल्कुल ही फ्रिक्शन ना हो, तो हम बिल्कुल भी नहीं चल पाएंगे ना, बार बार गिर जाएंगे। अगर बिल्कुल, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो एक ऑब्जेक्ट जो मोशन के अंदर है वो हमेशा मोशन में रहेगा, क्योंकि उसको रोकने वाला तो कोई फोर्स है ही नहीं। जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं किसी भी चीज पे, ब्रेक लगाते तो क्या होता है? टायर के बीच में और ब्रेक शू के बीच में फ्रिक्शन हो जाता है, इंटरलॉक हो जाते हैं आपस में। यस सर। वो आपस में इंटरलॉक होते हैं तभी वो व्हीकल रुक पाता है। जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या वो व्हीकल रुक पाएगा? नो, नेवर। नो सर। वो स्पीड कम हो जाती है और वो धीरे और अगर धीरे धीरे हमारे, हाँ, ये फ्रिक्शन की वजह से ही होता है बेटा। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? सर डिसएडवांटेजेस। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट?
डिसएडवांटेजेस ये होते हैं जैसे फ्रिक्शन की वजह से हमारी खत्म हो जाते हैं, है ना, और दूसरा टायर घिस जाते हैं बाइकों के, मशीन के पार्ट्स घिस जाते हैं, ये सारे फ्रिक्शन की वजह से होते हैं। ये सारे इनमें वियर एंड टीयर बोलते हैं इसको, फ्रिक्शन का। तो ये जब टॉपिक आएगा तो और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सो बेटा आज की क्लास में इतना ही करेंगे, इसको अच्छे से बाय सर। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, बाय सर। बाय।